वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो चीफ देवेंद्र किशोर डुंगाना द्वारा भेजी गई खास कवरेज इस प्रकार है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को संदेश भेजकर नेपाल के राष्ट्रीय दिवस की बधाई दी। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और नेपाल अच्छे पड़ोसी देश है। दोनों देश अपने अपने विकास और समृद्धि के रास्ते पर पारस्परिक साझेदार और एक दूसरे के लिए मौका है। राजनयिक संबंध की स्थापना के बाद 69 वर्षों में चाहे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में कोई भी बदलाव आता है, दोनों देश हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं, समानतापूर्ण बर्ताव करते हैं और परस्पर मैत्रीपूर्ण मदद देते हैं। मैं चीन नेपाल संबंध के विकास को बहुत महत्व देता हूं और आपके साथ परंपरागत मैत्री बरकरार रखकर पारस्परिक राजनीतिक विश्वास मजबूत करने, एक दूसरे के केंद्रीय हितों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर पारस्परिक समर्थन जारी रखने को तैयार हूँ, ताकि चीन और नेपाल के बीच विकास व समृद्धि के उन्मुख पीढ़ी दर पीढ़ी मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहयोगी साझेदारी बढ़ाने में निरंतर नई प्रगति प्राप्त की जाए। चीन के प्रधानमंत्री ली च्यांग ने नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को भी बधाई संदेश भेजा। मोरंग के केराबारी में चोरी का उत्पात बढ़ गया है। घर में कोई नहीं होने का बहाना कर घरेलू सामान, आभूषण व संपत्ति की चोरी बढ़ गई है। केराबारी में पिछले कुछ दिनों से सिलसिलेवार चोरी की खबरें आ रही हैं और जहां कुछ ग्रामीण संदिग्ध चोरों पर कड़ी नजर रख रहे हैं, वहीं केराबारी में एक घर में चोरी करते हुए एक नशेड़ी को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार केराबारी 3 के रूपेश सार्की को तब गिरफ्तार किया गया जब वह अनुग्रह चर्च के बगल वाले घर के कमरे में प्रवेश कर चोरी करने के लिए दराज खोलने वाला था। कहा जाता है कि वह ड्रग यूजर भी है। इससे पहले भी पता चला है कि केराबारी 10, 3, 7 बड़ा समेत कई जगहों पर चोरी की घटनाएं बढ़ी है। पुलिस ने कहा है कि एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है और 3 लोगों को सुधार केंद्र भेजा गया है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल और स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने वित्त मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में एक अत्याधुनिक और अच्छी तरह से सुसज्जित वीर अस्पताल के निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति व्यक्त की। सलाहकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव मंगवाए। वित्त मंत्री पौडेल ने बताया कि सलाहकार द्वारा नेपाल की जरूरतों के अनुसार एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के बाद भक्तपुर के दुआकोट में एक आधुनिक और अच्छी तरह से सुसज्जित अस्पताल के निर्माण के लिए आगे बढ़ने पर सहमति हुई। उन्होंने कहा, चूंकि नेपालियों को इलाज के लिए विदेश न जाना पड़े, इसके लिए सभी तरह की सुविधाओं से युक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल बनाना जरूरी है। इसलिए वीर अस्पताल का और विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री पौडेल ने कहा है कि सलाहकार का चयन होने और विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार होने के बाद अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बैठक में पूर्ण हो चुके और संचालित होने वाले बुनियादी अस्पतालों के संचालन, स्वास्थ्य बीमा आदि पर चर्चा हुई। 2017 में सरकार ने भक्तपुर के दुआकोट में एक विस्तारित वीर अस्पताल के निर्माण के लिए लगभग 700 रोपनी भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में प्रसाई समेत 3 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सेंट्रल साइबर ब्यूरो ऑफ पुलिस ने प्रसाई समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी। काठमांडू जिला अदालत ने पुलिस को प्रसाई, जीवन पांडेय और दुर्गा खनाल को गिरफ्तार करने की अनुमति दी। न्यायाधीश महेंद्र काफले की अदालत ने वारंट जारी किया है क्योंकि पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक लेन देन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी। तापलेजुंग में तैराकी के दौरान डूबने से एक व्यक्ति की मौत। जिला पुलिस कार्यालय तापलेजुंग के प्रवक्ता पुलिस इंस्पेक्टर विवेक बसनेत के अनुसार यूनाइटेड मेवाखोला हाइड्रो पावर के कर्मचारी 21 वर्षीय लाकपा शेरपा के डूबने से मौत हो गई। मेरिंगडेन विलेज 3 मेट मेवाखोला नदी में तैरते समय डूब गया और उसे तैरना जानने वाले लोगों ने बचा लिया, लेकिन बासनेत ने कहा कि जब उसे नदी से बाहर निकाला गया तो वो मृत पाया गया। पुलिस स्टेशन सनतकरा के पुलिस उप निरीक्षकों की एक टीम ने आवश्यक जांच की और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक घटना की आगे की जांच जारी है। करम पूर्व संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो 1 सप्ताह पहले जमरा रखकर 7 उस भवन में शुरू हुआ था जहां नेपाल उरांव ट्राइबल फाउंडेशन का कार्यालय स्थित है, आज भाद्र पूर्णिमा के दिन मनाकर समापन किया जाएगा। करम संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम के 1 सप्ताह पहले उरांव समुदाय के नेता एकत्र हुए और गाजे बाजे के साथ सुनसरी नदी से रेत को संस्था के भवन में लाया गया।
नेपाल उरांव ट्राइबल फाउंडेशन के अध्यक्ष बेचन उरांव ने कहा है कि अखाड़े में गीत गाने और नृत्य करने का काम उरांव समुदाय के पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों और रीति रिवाजों के अनुसार जारी है, जो 2024 करम पूर्व संध्या के लिए एकत्र हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम को उरांव समुदाय सम्मान 2024 से प्राड़ा हरि उरांव को सम्मानित करने के अलावा कार्यक्रम में झारखंड भारत के रांची विश्वविद्यालय के शोधकर्ता, भारतीय जनजातीय विकास परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र उरांव, मीडिया प्रभारी उन्नद लकड़ा, विश्वनाथ उरांव, डॉक्टर बंदे खलको भाग लेंगे। 7वीं करम शाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर मूल वेशभूषा पहनकर इनारुआ के सुनसरी शहर की परिक्रमा करने का कार्यक्रम है। आयोजक के अनुसार करम पूर्व शाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उरांव कलाकार नाटक, नृत्य, झांकी के साथ साथ कपड़े, सहायक उपकरण, वेशभूषा, मूल पारंपरिक हथियार, कृषि उपकरण और आजीविका के साधन का प्रदर्शन करेंगे। नेपाल उरांव ट्राइबल फाउंडेशन उरांव समुदाय के हक, अधिकार और पहचान के लिए विभिन्न गतिविधियां कर रहा है, क्योंकि उरांव लोग झोड़ा फड़ानी के समय से इनारुआ में रह रहे हैं। शिगाची शहर के केरुंग जिले के केरुंग टाउनशिप में स्थित है। यह चीन और नेपाल के बीच एक सीमा व्यापार मंच है। हर दिन व्यापारी और पर्यटक चीन और नेपाल के बीच आते जाते रहते हैं। आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अगस्त तक नए जैविक ऊर्जा अनुभव केरुंग ड्राई पोर्ट का कुल निर्यात व्यापार मूल्य 2.559 बिलियन चीनी युआन तक पहुंच गया और व्यापार की मात्रा 66,500 टन तक पहुंच गई, जो क्रमशः 49.8 और 78.29% की वृद्धि दर्शाता है। उनमें से केरुंग ड्राई पोर्ट से 4146 नई ऊर्जा वाहन निर्यात किए गए और व्यापार राशि 531 मिलियन युआन तक पहुंच गई। निर्यातित और नई ऊर्जा वाहनों के ब्रांड और प्रकार में वृद्धि के साथ बंदरगाह के विकास में एक नई ताकत पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद द्वारा प्रकाशित सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के अनुसार यह पाया गया है कि कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हुई है। चीनी सरकार के 22 बिलियन सब्सिडी वाले ऋण से निर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 जनवरी 2022 को किया गया था। इस हवाई अड्डे का निर्माण प्रतिदिन 6 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने के लक्ष्य के साथ किया गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के जनवरी से जून तक 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन केवल 5 उड़ानें ही हुई है। इसी तरह पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 350 उड़ानों के लक्ष्य में से केवल 120 उड़ानें ही पूरी की गई। इसका जिक्र रिपोर्ट में है। जाम करने की कोशिश कर रहे दुर्गा प्रसाई के 10 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनसारी के इटहरी से पुलिस ने बंद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जीवन श्रेष्ठ, गीता देवी चौधरी, शारदा भट्टा राय, शरद तमांग, विकास उप्रेती, ध्रुव खड़का, मणिविक हरि पोखरेल, राम बहादुर बसनेत और कमल खड़का को पुलिस ने इटाहरी उप महानगरीय 6 स्थित टेंगरा ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया। राष्ट्र, राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कृति एवं नागरिक सुरक्षा अभियान के कोशी प्रांतीय कार्यालय पर प्रांतीय अध्यक्ष ओम प्रसाई के नेतृत्व में जाम लगाने का प्रयास किया जा रहा था। जय भारत, जय नेपाल।